नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं मेवाड़ के इतिहास का ये भाग नंबर 3 लेकर के। और मित्रों, इससे पहले मेवाड़ के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है उसके 2 वीडियो यानी भाग पहला और दूसरा मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो तो इससे पहले वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और मित्रों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राणा रतन सिंह का शासनकाल माना जाता है। राणा रतन सिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। मित्रों, याद रखिए कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी तक माना जाता है। यानी 1302 में वह चित्तौड़ के राजा बनते हैं और 1303 में ही अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण उन्हें वीर गति प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, राणा रतन सिंह के पिता का नाम क्या था? राणा रतन सिंह के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राणा समर सिंह। अगला प्रश्न, रतन सिंह के समकालीन चित्तौड़ का सुल्तान था। रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? यानी राणा रतन सिंह के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, रतन सिंह का विवाह हुआ था। यानी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह का विवाह हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के साथ। मित्रों, यानी राणा रतन सिंह का विवाह सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, सिंहल द्वीप श्रीलंका का ही दूसरा नाम है। तो सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मिनी, उसके साथ रतन सिंह का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के लिए प्रस्थान किया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए कब प्रस्थान किया? कि जो दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन था वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दिल्ली से कब प्रस्थान करता है या रवाना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। अगला प्रश्न, चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा बेडच व गंभीरी नदियों के किनारे। अगर पठार की बात की जाए तो चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न, रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? रतन सिंह के प्रमुख सेनापति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गोरा व बादल। इसमें मित्रों बदल लिख गया है, तो ये बादल है, यानी गोरा व बादल। अगला प्रश्न, गोरा बादल क्रमशः पद्मिनी के लगते थे। गोरा व बादल क्रमशः पद्मिनी के लगते थे। तो इसका सही उत्तर होगा चाचा व भाई। मित्रों, याद रखिए कि गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई था, जो 1303 में हुए अलाउद्दीन और रतन सिंह के मध्य जो युद्ध हुआ उसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि जो युद्ध में साथ था। अलाउद्दीन का दरबारी कवि जो 1303 में युद्ध हुआ उसमें अलाउद्दीन के साथ था। तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। और मित्रों, याद रखिए कि अमीर खुसरो को तूती ए हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो
सही उत्तर होगा खजाइन उल फुतूह, नूहे सिपहल और आशिका। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा बनाए रखा। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का घेरा कितने दिन या कितने महीनों तक बनाए रखा? तो इसका सही उत्तर होगा 8 महीने तक। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? दिल्ली के शासक या दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। बात करें अगले प्रश्न की, चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राज्य का दूसरा शाखा हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा 26 अगस्त 1303 को। मित्रों, याद रखिए कि चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है वह राणा रतन सिंह या रानी पद्मिनी के समय और अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण हुआ। और अगर बात करें कि राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा रणथंभौर का शाखा, और वह भी अलाउद्दीन और वहां के शासक राणा हमीर के हुए युद्ध के बीच हुआ। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? तो इसका सही उत्तर होगा खिजराबाद। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का सूबेदार किसे बनाया? यानी चित्तौड़ विजय के बाद में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का सूबेदार किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा अपने पुत्र खिज्र खां को। और मित्रों, याद रखिए कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ विजय के बाद में चित्तौड़ का जो नाम है खिजराबाद, वह अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर ही रखा था। अगला प्रश्न, खिज्र खां ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया? खिज्र खां ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव सोनग्रा को। मित्रों, याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का सूबेदार बनाकर वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाता है। और खिज्र खां 1313 में यहाँ का जो प्रशासक था वह मालदेव सोनग्रा को बना करके वह भी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? चित्तौड़ दुर्ग में केसरिया का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा रावल रतन सिंह ने। और अगला प्रश्न, चित्तौड़ दुर्ग में जौहर का नेतृत्व किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा रानी पद्मिनी ने 1600 दासियों के साथ में। मित्रों, याद रखिए कि चित्तौड़ जो दुर्ग है उसमें जब वहां के राजा और जितने भी सेनापति हैं वह केसरिया वस्त्र पहन करके, यानी युद्ध में पहने जाने वाले वस्त्र पहन करके मरने और मारने को उतार होकर जब युद्ध में कूद पड़ते हैं तो उसे केसरिया कहा जाता है। और अगर वहां के राजा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए और उसके बाद जो रानियां हैं अपनी अस्मिता को कायम रखते हुए अगर वह भी आग या जल के हवाले होकर के या जल में कूद करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, प्राणों का बलिदान कर दे, तो उसे जौहर कहा जाता है। और जौहर व केसरिया दोनों एक ही साथ एक दुर्ग में हो जाए तो वह शाका कहलाता है। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, अलाउद्दीन के समक्ष पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसने किया था? अलाउद्दीन के समक्ष पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राघव चेतन ने। मित्रों, याद रखिए कि राघव चेतन पहले रतन सिंह के दरबार में था और यह एक तांत्रिक था जो रतन सिंह ने इसे अपने दरबार से बाहर कर दिया था, यानी निकाल दिया था। और ये नाराज होकर के अलाउद्दीन के पास जाता है और वहां रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न, पद्मिनी से संबंधित पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? पद्मिनी से संबंधित पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। मित्रों, याद रखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की थी।
अगला प्रश्न, जायसी के अनुसार जायसी के द्वारा रचित पद्मावत को इतिहासकार मानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्माकर ग्रंथ को इतिहासकार मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक या कल्पनाओं पर आधारित ग्रंथ। अगला प्रश्न, खिज्र खान ने चित्तौड़ पर शासन किया। खिज्र खान ने चित्तौड़ पर शासन किया, तो इसका सही उत्तर होगा 1313 ईस्वी तक। मित्रों याद रखिए कि चित्तौड़ विजय यानी 1303 में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिज्र को चित्तौड़ का सूबेदार बनाकर वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उसके बाद खिज्र खां चित्तौड़ पर 1303 तक शासन करते हैं और इसके बाद वह मालदेव सोनग्रा को यहाँ का प्रशासन सौंपकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अगला प्रश्न, खिज्र खां मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का प्रशासन कब सौंपा? यानी खिज्र खां ने मालदेव सोनग्रा को चित्तौड़ का प्रशासन कब सौंपा? तो इसका सही उत्तर होगा 1313 ईस्वी में। अगला प्रश्न, चित्तौड़ में राणा साका का प्रथम शासक माना जाता है। चित्तौड़ में राणा साका का प्रथम शासक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर को। मित्रों अब हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन और राणा रतन सिंह के बाद में, यानी अलाउद्दीन के चले जाने के बाद और खिज्र खां के की भी लौट जाने के बाद में चित्तौड़ का प्रशासन किसने संभाला और उसके बाद उस शासक ने कब से कब तक शासन किया। अगला प्रश्न, राणा हमीर का शासनकाल माना जाता है। राणा हमीर का शासनकाल माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 1326 से 1364 तक। अगला प्रश्न, किस शासक को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है? किस शासक को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर को। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई? विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसे दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर को। अगला प्रश्न, राणा हमीर ने सिसोदिया सत्ता की स्थापना कब की? राणा हमीर ने चित्तौड़ पर सिसोदिया सत्ता की स्थापना कब की? तो इसका सही उत्तर होगा 1326 में। मित्रों याद रखिए कि राणा हमीर ने चित्तौड़ में जो सिसोदिया सत्ता है की स्थापना 1326 में की, जो भारत की आजादी तक चलता रहा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा राणा हमीर ने। अगला प्रश्न, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने दी? राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न, राणा हमीर अन्नपूर्णा माता का मंदिर कब बनवाया? राणा हमीर ने अन्नपूर्णा माता का मंदिर कब बनवाया? तो इसका सही उत्तर होगा 1329 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि महाराणा हमीर ने जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया था, यह मंदिर स्वर्ण कलश युक्त मंदिर था। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा माता के मंदिर का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अन्नपूर्णा माता के मंदिर का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा मोक्कल जी के शिलालेख में, यानी राणा मोक्कल के शिलालेख में। अगला प्रश्न, राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई। राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि किसके द्वारा वह किस ग्रंथ में दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा रसिक प्रिया की टीका में। मित्रों याद रखिए कि राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा द्वारा दी गई। मित्रों याद रखिए कि वीर रसिक प्रिया महाराणा कुंभा के द्वारा रचित टीका है। अगला प्रश्न, हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसने दी?
हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई, वह किसके द्वारा दी गई? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, यानी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और मित्रों याद रखिए कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि महाराणा कुंभा ने दी थी और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में यह उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न, राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच कौन से स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगोली स्थान पर। अगला प्रश्न, हमीर ने किसे पराजित कर मेवाड़ का शासक बना? हमीर ने किसे पराजित कर मेवाड़ का शासक बना था? तो इसका सही उत्तर होगा मालदेव के पुत्र जेसा को। मित्रों याद रखिए कि राणा हमीर ने मालदेव के पुत्र जेसा को 1326 ईस्वी में पराजित कर मेवाड़ का शासक बना था। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे मेवाड़ के इतिहास से संबंधित भाग नंबर 4 को लेकर के। और अगले भाग में हम चर्चा करेंगे मेवाड़ के जो प्रमुख राणा हमीर के बाद जो शासक हुए उन शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो मित्रों अगर इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।